नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का उपस्थित जी क्विज में। तो दोस्तों आज जो है कि बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम्स का प्रीवियस क्वेश्चन पेपर देखने वाले हैं। और इससे पहले एक पेपर हम कंप्लीट करवा दिया आप सभी को, जो कि 1/4/2024 को जो एग्जाम हुआ था वो पेपर कंप्लीट कर चुके थे। और आज जो कंप्लीट करने वाले हम सभी 2/4/2022 को जो पेपर हुआ था प्रथम शिफ्ट में, उसी पेपर को हम सभी कंप्लीट करने वाले हैं। बिल्कुल ये ओरिजिनल ऑथेंटिक पेपर है, इस पर आप सभी बिल्कुल भरोसा कर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। आप सभी को देख लीजिए किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जा रहा है और किस प्रकार से पिछले बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो सबसे पहले आप सिर्फ पूरा पेपर को देख लीजिए कि किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया, उसी हिसाब से आगे आप तैयारी कर पाइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। फिर वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। आपके लिए ये कंटेंट हम तैयार किए, काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगता है एक कंटेंट तैयार करने में, तो लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर इसे ज़रूर कीजिएगा। इतना सा काम ज़रूर कर लेंगे आप सभी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखिएगा, हिंदी सेक्शन से हमसे शुरू करते हैं। मोहजोसबी का संधि विच्छेद क्या होगा? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, महाधन ओजस्वी होगा, ध्यान दीजिएगा। अगला है, चतुरानन में कौन सा समास है? तो देखिए चतुरानन में जो है आपका बहुब्रीहि समास है, याद रखिएगा आप सभी। कौन सा समास है? बहुब्रीहि समास है। अगर इसका समास विग्रह कीजिएगा तो इसमें हो जाएगा चार है आनंद, जिसका अर्थात कर सकते हैं बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास में क्या होता है? ना प्रथम पद ना दूसरा पद प्रधान होता है, किसी तीसरे पद को संबोधित करता है ये। अगला है, नील गगन शब्द में कौन सा समास है? तो नील गगन में जो है आपका कर्मधारय समास है, याद रखिएगा आप सभी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। अगला है, यहाँ आपको एक गद्यांश दिया हुआ था और गद्यांश का शीर्ष को पढ़कर आंसर देना था। तो सबसे पहले यहाँ पर देख लीजिएगा क्या पूछा गया कि पांडव युद्ध टालने के लिए किस हद तक समझौता करने के लिए तैयार थे? तो ये 5 गांव लेकर तैयार थे समझौता करने के लिए। यहाँ पर देखिएगा दिया हुआ है 5 ग्राम यहाँ लिखा हुआ है, तो ये 5 गांव कर दीजिएगा। 5 गांव लेकर समझौता करने के लिए तैयार था, तो गद्यांश पढ़ के इसको आंसर करना था। अगला है, हम लोग दिल्ली घूमने गए और वहां 4 दिन रुके, किस वाक्य का उदाहरण है? तो देखिए हम लोग दिल्ली घूमने गए और वहां 4 दिन रुके, यह आपका संयुक्त वाक्य है, याद रखिएगा आप सभी, ध्यान दीजिएगा आप सभी। तो आपको एक बार बताए थे कि ये जो और है इसी से आपको पता चल जाता है कि इसमें कौन वाक्य है। दोनों में देखिएगा तो हम लोग दिल्ली घूमने गए एक अलग वाक्य हो गया, और वहां पर 4 दिन रुके यहाँ पर एक अलग हो गया, तो याद रखिएगा। और बीच में और लगा हुआ है यानी कि जोड़ा हुआ है, तो ये संयुक्त वाक्य होगा। अगर सरल वाक्य की बात करता, हम दिल्ली घूमने गए, ये सरल वाक्य है। अगला क्वेश्चन देखिए, अमाउंट आउटस्टैंडिंग के लिए एक परिभाषिक शब्द बताना है, तो ये बकाया राशि होता है। ऑप्शन में सी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से साकर्मक क्रिया का उदाहरण बताइए। तो यहाँ पर साकर्मक क्रिया, एक आपको बताए थे कि आकर्मक होता है, एक साकर्मक होता है। तो क्या बताए थे आप सभी को? देखिए यहाँ सबसे पहले समझिएगा आप सभी, राम हंसता है। राम क्या हंसता है? दांत हंसता है? नहीं, यहाँ पर सवाल का जवाब नहीं मिला, तो ये क्या हो जाएगा? आकर्मक हो गया। पक्षी उड़ता है, क्या उड़ता है? हवा उड़ता है या पंख उड़ता है? ये भी आपका आकर्मक क्रिया है। राहुल सो रहा है, क्या सो रहा है? बिस्तर सो रहा है? नहीं, पता नहीं चल रहा है कि क्या सो रहा है, वो आकर्मक क्रिया होगा। अंजलि पत्र लिखती है, ये आपका साकर्मक क्रिया है। तो अंजलि क्या लिखती है? पत्र लिखती है, ध्यान दीजिएगा। अगर यही रहता कि अंजलि लिखती है तो ये आकर्मक क्रिया होता। तो यहाँ उच्चारण करते क्या लिखती है तो पता नहीं, बट यहाँ पर उच्चारण कर रहे हैं कि अंजलि पत्र लिखती है, तो क्या लिखती है? पत्र लिखती है। तो ध्यान दीजिएगा ये आपका साकर्मक क्रिया है। बात समझे आप सभी? आइए आगे देखिएगा आप सभी। और अगला आपसे ध्यान दीजिएगा 8 नंबर। देखिए, पुरातन का विलोम क्या होगा? तो नवीन होता है। नाक का बाल होना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? अत्यधिक प्यार होना होता है। अगला है, इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? ऑप्शन नंबर बी जो आप सभी देख रहे हैं ये आपका बिल्कुल गलत यानी कि अशुद्ध वाक्य है। आगामी नहीं होगा, ये हमारे भावी नेता होगा। तो आगामी के स्थान पर भावी उचित शब्द होगा, ध्यान दीजिएगा। आगामी नहीं होता है, भावी होता है, तो ये हमारे भावी नेता हैं। बाकी बात ये सभी सही है कि उसने बड़े बड़े फल काट दिए, प्रत्येक काम सोच समझ कर करो, सिर बड़ा भयानक होता है, ये सभी शुद्ध वाक्य हैं, जबकि बी नंबर अशुद्ध है। अगला है, संज्ञा के कार्य करने वाला पद समूह को क्या कहते हैं? तो संज्ञा पदबंध कहा जाता है इसे। ऑप्शन में एक करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि क्रिया के जिस रूप से भाव की प्रधानता होती है वो क्या कहलाती है? भाववाचक क्रिया, याद रखिएगा। अगर कर्म की प्रधानता हो तो कर्मवाचक, और कर्ता की प्रधानता हो तो कृत्यवाचक होगा। अगला है, निम्न में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? यहाँ पर
शुद्ध वाक्य जो है इसमें ऑप्शन नंबर डी ही आपका शुद्ध है कि जीवन में सच्चा मित्र विरला से ही होता है, ये बिल्कुल सत्य है, यानी कि शुद्ध है। अशुद्ध कौन सा है? आपका कलेजा में साहस नहीं है, ये आपका अशुद्ध है। सही क्या होगा? आपका नहीं, आपके कलेजा। याद रखिएगा आप सभी, यहाँ पर आपका के स्थान पे आपके का उपयोग करना उचित था कि आपके कलेजे में साहस नहीं है, तो ये आपका यहाँ पर अशुद्ध है। उसके बाद ऑप्शन नंबर बी को सुधार लीजिएगा कि वह पुस्तक को और किसी के हाथ ना दीजिए। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि उस पुस्तक को, यहाँ पर वह नहीं होगा, उस पुस्तक को और किसी के हाथ ना दीजिए, तो यहाँ पर उस लगता। उसके बाद सी नंबर देखिए कि उसने उनके गले में एक गेंद की माला डाल दी। यहाँ पर उचित जो होगा आपका कि उसने उनके गले में गेंद की एक माला डाल दी। एक गेंद का माला नहीं होता है, याद रखिएगा, तो यही गलत है। ये एक जो है यहाँ पर आना चाहिए कि उसने उनके गले में गेंद की एक माला डाल दी, ना कि एक गेंद की माला डाल दी। बात समझ गए? बिल्कुल। अगला है 14 नंबर, शब्द का प्रसिद्ध अर्थ देने वाली शक्ति क्या कहलाती है? तो इसे हम सभी अभिधा कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि मुख्यार्थी और लक्षार्थी की अपेक्षा अधिक सूक्ष्मता और रमणीयता किस अर्थ में रहती है? तो यह आपका व्यंग अर्थ में रहती है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, जो अलंकार से क्वेश्चन है कि काव्य में जहां शब्द के कारण रमणीयता हो और शब्द परिवर्तन से काव्य सौंदर्य छीन हो जाए, ये क्या कहलाती है? तो इसे हमसे शब्द अलंकार कहते हैं। ऑप्शन में सी करेक्ट आंसर होगा। डायरेक्ट प्रश्न याद करने वाला है ये। अगला क्वेश्चन देखिए, जो अलंकार से ही है, जहां अप्रस्तुत का प्रस्तुत में निषेध रहित आरोप किया जाए, वहां कौन सा अलंकार होगा? तो वहां पर रूपक अलंकार होता है। याद रखिएगा, कौन सा होता है? रूपक अलंकार होता है। तो ये आप भी यहां पर देख लीजिए, रूपक अलंकार होता है। तो इसका सही हो जाएगा ऑप्शन में ए, रूपक। अगला है कि उपमेय तथा उपमान को एक मान लिया जाता है, तो कौन सा अलंकार होता है? तो उपमेय तथा उपमान को एक मान लिया जाता है, तो यहाँ पर भी आपका रूपक अलंकार ही होता है। याद रखिएगा, आपसे ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। अगला है खिले हजारों चांद तुम्हारे नैनों के आकाश में, इसमें कौन सा अलंकार है? तो खिले हजारों चांद तुम्हारे नैनों के आकाश में, इसमें जो आपका अलंकार है वो रूपक अलंकार ही है। ऑप्शन में भी करेक्ट आंसर होगा। ध्यान दीजिएगा आप सभी, इसमें रूपी शब्द आपको देखने के लिए मिलता है। हालांकि जो एप्लीकेशन पे आपका क्लासेस शुरू हो रहा है वहाँ पर बिल्कुल डिटेल से आपको अलंकार पढ़ाया गया है और कैसे क्या चीज़ को आपको पहचानना है वो सारा चीज़ आपको बताया है। इसमें कुछ शब्द होता है, कुछ ट्रिक होता है पहचानने का, बिल्कुल आराम से आप पहचान लीजिएगा। अलंकार का प्रश्न जितना भी आएगा आराम से बना लीजिएगा। प्लस में उतना एग्जाम्पल आपको दे देंगे कि डायरेक्ट एग्जाम्पल से ही प्रश्न पूछ लिया जाएगा आप सभी से। तो आप सभी डायरेक्ट जाके क्लासेस को ज्वाइन कर लीजिए और थ्योरी क्लास कीजिए, जिससे कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा। एप्लीकेशन पे हम क्लासेस भी शुरू कर दिए, तो जाके ज्वाइन कर सकते हैं क्लास को। अगला क्वेश्चन देखिए, 20 नंबर अलंकार से ही क्वेश्चन है। खंजरीर नहीं लिख परत कुछ दिन साची बात, बाल द्रगन समहीन को करण मनोतप जात, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? उत्प्रेक्षा अलंकार है। ऑप्शन में भी करेक्ट आंसर होगा। अगला है मैं अंधा भी देख रहा हूं, रोती हो तुम रोती हो, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो इसमें आपका विरोधाभास अलंकार है। याद रखिएगा, इसमें विरोध प्रदर्शन किया जाता है। यहाँ बोल रहा है कि मैं अंधा भी देख रहा हूँ, रोती हो तुम रोती हो, इसमें विरोध प्रदर्शन किया गया है और इसमें विरोधाभास अलंकार है। अगला है छंद के कितने अंग होते हैं? तो देखिए छंद के जो अंग होते हैं वो 8 होते हैं। कितने होते हैं? 8 अंग होते हैं। कौन कौन सा? तो एक आपका पाद हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा मात्रा हो जाएगा और वर्ण हो जाएगा, मात्रा और वर्ण। तीसरा संख्या और क्रम हो जाएगा, चौथा लघु और गुरु हो जाएगा, पांचवा गण हो जाएगा, छठा आपका यति हो जाएगा, सातवां आपका गति हो जाएगा और आठवां आपका तुक होगा। अगला है निम्नलिखित पंक्ति में से कौन सा वर्णिक छंद है? जागो उठो भारतवासी, आलस्य त्यागो ना बनो पिलासी, इसमें कौन सा छंद आपको देखने के लिए मिलता है? इसमें आपका इंद्र वर्जा छंद है। ऑप्शन में एक करेक्ट आंसर होगा। अगला है काव्य अलंकार सूत्रवृत्ति किसकी रचना है? तो ये आपका आचार्य वामन की रचना है। आगे हैं कि अभिनव गुप्ता के अनुसार रस के कितने प्रकार हैं? तो 9 रस के प्रकार है अभिनव गुप्ता के अनुसार। कौन कौन सा है? तो पहला याद रखिएगा श्रृंगार रस, दूसरा हास्य रस, तीसरा करुण, चौथा रौद्र रस, पांचवा वीर रस, छठा भयानक रस, सातवां विभत्स रस हो जाएगा, आठवां अद्भुत होगा और 9वां शांत रस हो जाएगा। उसके बाद अगला सेक्शन देखिए, विज्ञान से हम सभी कंप्लीट करते हैं। सारा क्वेश्चन हम आपको दिखाने वाले हैं, ठीक है।
तो सबसे पहले विज्ञान को हम से देख लेते हैं। विज्ञान में आप सभी ध्यान दीजिएगा कि खाद्यान्नों जैसे कि गेहूं, चावल, मक्का, बाजरा और ज्वार से हमें मुख्य रूप से क्या प्राप्त होता है, तो कार्बोहाइड्रेट प्राप्त होता है। वसा तेल वाला पदार्थ से। प्रोटीन के लिए आपको पता है कि दूध, मक्खन खा सकते हैं, कह सकते हैं दूध हो गया, मांस हो गया, इससे प्रोटीन मिल जाएगा। विटामिन के लिए अलग अलग फल खा सकते हैं, जैसे कह सकते हैं कि गाजर खा सकते हैं, विटामिन ए मिल जाएगा। आंवला खा सकते हैं, विटामिन सी मिल जाएगा, है ना। नीचे दिया हुआ समीकरण किस प्रकार की अभिक्रिया है। प्रोटीन के लिए दाल ले सकते हैं आप सभी। तो इसमें जो है आपका द्विविस्थापन अभिक्रिया है। अगला है निम्नलिखित में से किसे फल पकाने में प्रयोग किया जाता है। तो देखिए फल पकाने के लिए हम सिर्फ प्रयोग करते हैं C2H4 का प्रयोग करते हैं, यानी कि इथिन का प्रयोग करते हैं। याद रखिएगा किसका, इथिन का प्रयोग करते हैं। अगला है जल का क्वथनांक, जिसे हम सिर्फ एथिलीन के नाम से भी जानते हैं, है ना। कृत्रिम रूप से फल पकाने के लिए जल का क्वथनांक है। तो देखिए जल का जो क्वथनांक होता है वो आपका 100 डिग्री सेल्सियस होता है जल का क्वथनांक। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अगर यही केल्विन में बात करता क्वथनांक कितना होता है, तो 373 डिग्री केल्विन होता है। कितना, 373 डिग्री केल्विन होता है। फ़ारेनहाइट में कितना होता है, 212 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। तो तीनों याद रखिएगा आप सभी, क्या पता क्या पूछ लिया जाए। अगला क्वेश्चन है 55 नंबर की, व्हिटेकर के वर्गीकरण के लिए कितने मानदंडों का उपयोग किया गया था। तो 5 का किया गया था, यानी कि 5 किंगडम था इसका। पहला कौन सा था, पोषण का तरीका। दूसरा शारीरिक संरचना। तीसरा प्रजनन का तरीका। चौथा आपका कोशिकीय संरचना। और पांचवा जो था फाइलोजेनेटिक संबंध। तो ये 5 था। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी संयोजित टीका है जो बच्चों को डिप्थीरिया, काली खांसी और टेटनस के बचाव के लिए दिया जाता है। तो ये आपका डीपीटी का टीका दिया जाता है। याद रखिएगा आप सभी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, एक करेक्ट आंसर होगा। अगला है ओजोन परत में हास्य इनमें से किस कारण से हो रहा है। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण। अगला है प्राकृतिक पर्यावरण में क्या सम्मिलित हैं। तो दोनों सम्मिलित होता है, जैवीय और अजैवीय। जैवीय में क्या आ जाता है, जैसे कह सकते हैं मानव, ये जैवीय है। पेड़ पौधा जैवीय हैं। अजैवीय में क्या आ जाता है, जैसे हो गया मिट्टी हो गया, चट्टान हो गया, जल हो गया, ये सभी अजैवीय हैं। बात समझे आप सभी। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा पुरुष स्त्रीकरण की एक विधि है। तो पुरुष स्त्रीकरण की एक विधि जो है नसबंदी, वेसेक्टोमी, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा नसबंदी। आगे देखिएगा कि 20 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से एक सरलीय या सरल रेखीय पथ पर चल रही बस का त्वरण 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है। तो 2 सेकंड के पश्चात इसकी चाल क्या होगी। तो यहाँ पर चाल पूछा गया है। तो यहाँ पर आपका जो वेलोसिटी, यानी कि कह सकते हैं कि अंतिम वेग प्लस प्रथम वेग होता है ना। तो यहाँ पर एक वेग का मान दिया हुआ है आपका 20 मीटर प्रति सेकंड दिया हुआ है, प्लस में आपका त्वरण जो दिया हुआ है 4 मीटर प्रति सेकंड है, और समय आपको 2 सेकंड दिया हुआ है। तो यहाँ पर याद रखिएगा हमको चाल निकालना है, यानी कि वेलोसिटी ही निकालना है। तो चाल बराबर हो जाएगा तो u प्लस 80 हो जाएगा। तो यहाँ पर v बराबर लिख लीजिएगा। u कितना दिया हुआ है आपका 20 मीटर दिया हुआ है, प्लस में 80। तो a कितना है, तो a 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है। तो 4 हो जाएगा यहाँ पर, और गुना आपका समय कितना है, 2 सेकंड है। तो ये अगर गुना कीजिएगा तो ये कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8, और 8 और 20 कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा। तो ये 28 मीटर प्रति सेकंड इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। अगला है किसी वस्तु का द्रव्यमान 20 किलोग्राम है तो भार बराबर होगा। तो देखिए भार को हम सभी mg से डिनोट करते हैं, किससे, mg से। तो m का मान कितना दिया हुआ है, यानी कि द्रव्यमान का मान दिया हुआ है 20 किलोग्राम। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ हो जाएगा 20 किलोग्राम, और छोटी जी का मान कितना होता है, 9.8 न्यूटन होता है ना। तो ये आपका गुना हो जाएगा 9.8 न्यूटन से। तो ये टोटल हो जाएगा आपका 196 न्यूटन होगा। ध्यान दीजिएगा आप सभी। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला है किसी वस्तु का वजन हवा में अगर 10 न्यूटन है और जब उस वस्तु को किसी द्रव में पूरी तरह से डुबाया जाता है तो वजन 8 न्यूटन रहता है। तो उस वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव का वजन जो होगा 2 न्यूटन होगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। अगला है मनुष्य में ध्वनि का सर्वथा का परिसर कितना होता है। तो जो मनुष्य ध्वनि सुन सकता है वो लगभग 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज वाला ध्वनि को सुन सकता है मनुष्य, याद रखिएगा। अगला है उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों को कितने भागों में बांटा गया है। तो देखिए संसाधनों को 2 ही भाग में बांटा गया है, याद रखिएगा आप सभी। एक हो जाएगा जैविक संसाधन और एक हो जाएगा अजैविक संसाधन। तो 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा जैविक संसाधन में क्या है, जैसे कि हमारे पर्यावरण में जो उपस्थित वैसी सभी वस्तुएं जो जीवन
के लिए यानी कह सकते हैं जीवन के लिए उपलब्ध है, उसी को हम क्या कहते हैं, जैविक संसाधन कहते हैं। जैसे मनुष्य भी आपका जैविक संसाधन के अंतर्गत आता है। बट अजैविक संसाधन की बात किया जाए कि वातावरण में जो उपस्थित है संसाधन, जो जीवन व्याप्त नहीं है जिसमें, यानी कि जो निर्जीव है, उसे हम सभी अजैविक कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, जैसे चट्टान हो गया, पर्वत हो गया, नदी, तालाब, ये सभी क्या है, अजैविक है। तो दो ही भाग है इसका, बात समझे आप सभी। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि पृथ्वी के वायुमंडल में पाई जाने वाली गैसों में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी होती है। तो यहाँ पर वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा पूछा गया है, ना कि परसेंटेज पूछा गया है। तो ध्यान दीजिएगा, अगर डायरेक्ट परसेंटेज की बात करता तो आप सभी 78% या 78.08% यहाँ पर लगा सकते थे। बट यहाँ पर मात्रा पूछा गया है तो 0.7808 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। याद रखिएगा आप सभी, यहीं पर याद रख लीजिएगा कि वायुमंडल में नाइट्रोजन कितना है, 78% है, ऑक्सीजन 21% है। अगर आर्गन की बात किया जाए तो 0.9% हो जाएगा, और उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड की बात किया जाए तो 0.03% होता है। ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन घुमा कर पूछा गया है, और बहुत बार जो है कि आपका डीएलएड में जो क्वेश्चन आया था उसमें आपका कार्बन डाइऑक्साइड का जो लिया गया है 0.03% भी लिया गया है। तो ध्यान दीजिएगा, प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन जो हुआ था ये कब हुआ था, 1992 में। कहाँ हुआ था, ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में हुआ था। तो ध्यान दीजिएगा आप सभी। अगला है, तापीय ऊर्जा के उत्पादन में किस पदार्थ का प्रयोग करते हैं। तो तापीय ऊर्जा के लिए हम सिर्फ कोयला का प्रयोग करते हैं मुख्य रूप से। अगला है, विद्युत ऊर्जा का वाणिज्यिक इकाई क्या है। ऑप्शन में सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। याद रखिएगा आप सभी, 1 यूनिट यानी कि 1 किलोवाट पर आवर हो जाएगा। अगला है, चित्र में प्रदर्शित विद्युत परिपथ के बिंदु ए तथा बी के बीच समतुल प्रतिरोध क्या होगा। तो इसका जो समतुल प्रतिरोध होगा वो आपका 8 ओम प्रतिरोध होगा। तो इसको थोड़ा सा डिटेल में बनाना पड़ेगा, तभी ये सवाल बनने वाला है, ठीक है। अगला है, दाढ़ी बनाने में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो दाढ़ी बनाने के लिए अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ से आपका साइंस कंप्लीट हो जाता है। अब अगला भाग जो हम सभी देखने वाले हैं, सामाजिक अध्ययन को। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि हल्के और तेज चलने वाले जहाज के रावल को किसने बनाया था। तो ये पुर्तगालियों के द्वारा बनाया गया था। तो विश्व इतिहास से क्वेश्चन पूछा गया है, और बिहार को भी थोड़ा थोड़ा देख के चलना है, क्योंकि बिहार से भी क्वेश्चन आपका 1-2 प्रश्न पूछा गया है। ध्यान दीजिएगा आप सभी। वाणिज्यिक अनाज की खेती में निम्नलिखित में से कौन सी फसल उगाई जाती है। तो इसमें आपका दोनों फसल हो जाएगा। याद रखिएगा आप सभी, गेहूं और मक्का दोनों। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी फसल को गोल्डन फाइबर के रूप में जानी जाती है। तो जूट को गोल्डन फाइबर कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है, और ये पिछले बार भी क्वेश्चन आया हुआ था। अगला है, रॉलेक्ट कानून किस उद्देश्य से लाया गया था। देखिए, रॉलेक्ट कानून जो है आपको पता है, जिसे हम सिर्फ काला कानून कहते हैं, जो 1919 में आया था। इसी के कारण जलियांवाला बाग भी हत्याकांड हो गया था। तो याद रखिएगा, क्रांतिकारी गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए यानी कि रोकने के लिए लाया गया था रॉलेक्ट कानून को। अगला क्वेश्चन देखिए, चार्ल्स डिकेंस द्वारा रचित उपन्यास डाम्बे एंड सन कब प्रकाशित हुआ था। तो यह आपका 1848 में प्रकाशित हुआ था। अगला है, सांबर झील कहाँ स्थित है। तो ये आपका राजस्थान में है सांबर झील, जो एक लवणीय झील है। एटलस मानचित्र किस प्रकार के मापक पर खींचे गए थे। तो बहुत छोटा खींचा गया है एटलस मानचित्र। अगला है, विकास की स्थिति के आधार पर संसाधनों को डैश के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। तो संसाधनों को जो वर्गीकृत किया जाता है वो आपका संभावित हो जाएगा, विकसित, स्टॉक हो जाएगा और आरक्षित हो जाएगा, ये सभी होगा। अगला है, झारखंड में कोडरमा निम्नलिखित खनिजों में से किसका प्रमुख उत्पादक है। तो ये आपका अभ्रक का उत्पादक है, इसीलिए कोडरमा को अभ्रक की राजधानी कहा जाता है, झारखंड में है। बाघ परियोजना कब शुरू हुआ था। तो बाघ परियोजना जो है कि 1973 में शुरू किया गया था, डेट को याद रखिएगा। अगला है, भारत में कोयले का सर्वप्रमुख उत्पादक राज्य कौन सा है। तो ये आपका झारखंड कह सकते हैं। यहाँ पर समझिएगा बात को, यहाँ पर ऑप्शन लिया गया है, झारखंड लिया गया है आयोग के द्वारा। बट यहाँ पर अगर उत्पादन की बात किया जाए तो उड़ीसा और छत्तीसगढ़ आगे रहता है, बट भंडारण में झारखंड जो है कि पहला स्थान रखता है। झारखंड उत्पादन में तीसरे स्थान पर है। तो ये चीज़ क्लियर कर लीजिएगा आप सभी, उत्पादन में तीसरे स्थान पर भंडारण की बात किया जाए तो पहला स्थान पर है। और उत्पादन में कभी उड़ीसा आगे रहता है, कभी छत्तीसगढ़ आगे रहता है। प्रायद्वीप पतन किस राज्य में है। तो ये उड़ीसा राज्य में पड़ता है प्रायद्वीप पतन, बात समझे आप सभी। अगला है, मानचित्र पर नीले रंग द्वारा किस भाग को दिखाया जाता है। तो जल को नीले रंग के द्वारा। अगला है, अपने सभी नागरिकों को समान मताधिकार प्रदान करने वाला पहला देश कौन सा था। तो राइट आंसर हो जाएगा न्यूजीलैंड।
अगला है पंचायती राज का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 40 में पंचायती राज का वर्णन है। और 73वां संविधान संशोधन 1993 को संविधान सभा में कह सकते कि संविधान में पंचायती राज व्यवस्था को लागू कर दिया गया था पूर्ण रूप से। अगला है भारत में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो ये राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, याद रखिएगा आप सभी, राष्ट्रपति। वर्तमान में उच्चतम न्यायालय में कुल आपका 34 न्यायाधीश हैं, जिसमें कह सकते हैं कि 33 जो है कि अन्य न्यायाधीश और एक मुख्य न्यायाधीश हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था कहाँ किया गया है? पंचायती राज व्यवस्था में किया गया है, याद रखिएगा आप सभी, कहाँ पर? पंचायती राज व्यवस्था में। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, भारत में नीति आयोग का गठन कब हुआ? जब देखिए योजना आयोग समाप्त कर दिया गया तब नीति आयोग गठन किया गया था 1 जनवरी 2015 को। अगला है लोकतंत्र की उपलब्धियों में सबसे अधिक सहायक क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा विकास सबसे महत्वपूर्ण सहायक है, तो विकास इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला है क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिणाम है, तो राइट आंसर हो जाएगा अलगाववाद। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी करेक्ट आंसर होगा। आइए अब अगला सेक्शन देखिएगा आप सभी, तार्किक एवं विश्लेषणात्मक क्षमता यानी कि रीजनिंग को। देखिए क्वेश्चन जो दिया था प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर बताना था। आँख नृत्य है तो कान क्या है? अगर आँख से हम नृत्य को देखते हैं तो कान से क्या करते हैं? गाना को सुनते हैं, है ना? गाना सुनना इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, सुनना नहीं होगा। अगला है दिए गए श्रृंखला में प्रश्नवाचक स्थान पर कौन सा संख्या आने वाला है? तो इसको आप डायरेक्ट बना सकते हैं, डायरेक्ट इसको माइनस करते चलिए ना। देखिए माइनस ही किया गया है। देखिए 340 से अगर 316 को घटाइएगा तो कितना आएगा? -24 आएगा, ये ध्यान दीजिएगा, -24 हो गया। उसके बाद फिर 316 से 286 घटाइएगा तो -30 होगा ये। उसके बाद फिर आपको 286 से 250 घटाइएगा तो ये आपका कितना हो जाएगा? -36 हो जाएगा, ठीक है, -36 हो जाएगा। अब फिर आप इसको घटा के देखिए तो 24 से 30 घटाइएगा तो कितना होगा? -6 होगा। फिर आपको यहाँ पर 30 से आपको 36 घटाना है तो -6 हो जाएगा। तो फिर आगे इसी प्रकार से संख्या बढ़ेगा। यहाँ कौन सा संख्या होगा जिससे हम घटाएं तो 6 बचे? तो याद रखिएगा यहाँ पर अगर 42 रखते हैं, आप 42 रखते हैं तो 42 से अगर 36 को घटाइएगा तो यहाँ आपका 6 बच जाएगा ना, -6। तो यहाँ 42 हो गया। अब ये संख्या को आगे आपको 42 में जोड़ देना है क्योंकि ये माइनस है, तो यहाँ -42 हो गया। अब 250 में आपको -42 कर लेना है तो यहाँ आपका बच जाएगा 208 बच जाएगा। तो 208 यहाँ बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए, सॉरी ऑप्शन नंबर ए नहीं, ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला है कि नारंगी, आलू और फल के बीच संबंध बताना है। तो फल की अगर बात किया जाए तो नारंगी एक फल है जबकि आलू क्या है? एक सब्जी है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में बी हो जाएगा कि सभी नारंगी क्या है? फल हैं। याद रखिएगा नारंगी बीच में होगा, सभी नारंगी फल हैं जबकि आलू अलग है, आलू सब्जी है। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सिर्फ बी विकल्प सही है इसका। अगला है अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखने पर दाएं से तीसरे अक्षर के बाएं और 13वां अक्षर कौन सा होगा? तो देखिए जैसे ए लिखे, बी लिखे, सी लिखे और डी लिखे, इसी प्रकार से लिखते चल जाइएगा आप सभी जेड तक, ठीक है। तो यहाँ से क्या बोला गया है? विपरीत क्रम में, तो विपरीत क्रम में ही लिखना है आप सभी को। उसके बाद दाएं से तीसरा अक्षर, तो हमारे दाएं से तीसरा अक्षर, तो हमारा दायां कहाँ जाएगा? जैसे कि ए हो गया, बी हो गया, सी, ये दाएं से तीसरा अक्षर हो गया। अब यहाँ समझिएगा आप सभी, ये हमारा दायां से तीसरा स्थान हो गया। अब यहाँ देखिए अक्षर के बाएं 13वां अक्षर कौन सा होगा? तो यहाँ तीसरा स्थान था, अब अक्षर का बायां, तो अक्षर का बायां इधर घूमेगा, अक्षर का दायां इधर जाएगा, तो ये बायां हो जाएगा। तो ए बी सी हो गया यहाँ पर। उसके बाद डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी होगा। तो यहाँ डायरेक्ट इसको आप इस प्रकार से जोड़ सकते हैं कि 3 इधर से हुआ और उधर से आपका 13, तो टोटल क्या हो गया? 16। 16वां स्थान क्या होता है? पी होता है। बात समझ गया आप सभी। यहाँ पर एक समीकरण दिया हुआ है जिसको हल करना था। यहाँ पर कौन सी संख्या रखा जाए जो कि 12 आपका पुर जाएगा? तो आराम से इसको बना सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। प्लस रखिए, माइनस रखिए और गुना रखिए। तो सबसे पहले यहाँ पर प्लस, उसके बाद यहाँ पर माइनस, उसके बाद गुना कर दीजिए यहाँ से। तो 2 गुना 1 करेंगे तो 2 आएगा। उसके बाद यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? यहाँ फिर 7 प्लस हो जाएगा। तो 7 प्लस करेंगे, 7 दूनी क्या हो जाएगा? 14 हो जाएगा। और 14 माइनस 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। तो कौन सी संख्या होगा? ऑप्शन नंबर बी वाला करेक्ट आंसर होगा, प्लस माइनस गुना। अगला है कि यहाँ पर एक अफवाह को एक व्यक्ति से 2 अन्य व्यक्ति तक पहुँचने में 5 मिनट का समय लगता है। तो अफवाह का पेड़ जारी है
पता लगाइए कि 729 लोगों तक अफवाह फैलने में कितने मिनट लगेगा। एक अफवाह फैल रहा है तो एक व्यक्ति से 2 व्यक्ति तक फैलने के लिए 5 मिनट का समय लग रहा है और ये अफवाह जारी है। तो बताइए कि 729 लोगों तक अफवाह फैलने में कितना समय लगेगा। तो इसको इस प्रकार से बना सकते हैं, जैसे कह सकते हैं कि 5 मिनट में कह सकते हैं कि 1 प्लस में 2 व्यक्ति तक फैला था, तो टोटल 3 व्यक्ति के पास पहुंचा 5 मिनट में। तो अगले 10 मिनट में जो पहुंचेगा वो कितने व्यक्ति के पास पहुंचेगा, तो ये हो जाएगा 3 5 मिनट में पहुंचा था प्लस में 5 मिनट में फिर 3 पहुंचेगा और इसका 2 गुना कर लीजिएगा। तो यहाँ हो जाएगा 3 दूनी 6 और प्लस 3 9 व्यक्ति के पास पहुंचेगा। उसी प्रकार से आगे 55 मिनट की पेयर पर लेकर चलना है आपको। फिर आगे 15 मिनट में कितने व्यक्ति के पास पहुंच जाएगा, तो 9 निकला था 9 हो जाएगा और फिर आपके 9 व्यक्ति के पास पहुंचेगा और इसको आपको 2 से गुना करना है। तो 9 दूनी 18 हो जाएगा और 18 प्लस 9 कितना होता है, 27 होता है। तो ये 27 व्यक्ति के पास पहुंचेगा। उसी प्रकार से आगे फिर आपका 20 मिनट में कितने व्यक्ति के पास पहुंच जाएगा, तो ध्यान दीजिएगा 27 हो जाएगा अब प्लस 27 व्यक्ति के पास, अब गुना 2 करना है आपको। तो ध्यान दीजिएगा 27 दूनी कितना हो जाएगा, 54 हो जाएगा और 54 प्लस 27 आपका 81 हो जाएगा। तो ये 81 व्यक्ति के पास पहुंचेगा। उसके बाद फिर आपको कह सकते हैं कि 20 मिनट तो हो गया, फिर 25 मिनट में कितने व्यक्ति के पास पहुंच जाएगा, तो 81 प्लस आपको 81 करना है, 81 प्लस 81 करना है और गुना 2 करना है। तो ये टोटल 243 व्यक्ति के पास पहुंच जाएगा। अब अगला देखिएगा तो 25 मिनट हो गया, अब 30 मिनट में देखिएगा कितने व्यक्ति के पास पहुंच जाएगा, तो आपका 243 हो जाएगा प्लस 243 हो जाएगा और गुना 2 हो जाएगा। ये पेयर को आपको याद रखना है। तो टोटल ये आपका 729 व्यक्ति के पास पहुंच जाएगा। तो यानी कि 30 मिनट में जो है कि 729 लोगों के पास ये अफवाह पहुंच जाएगा। तो 30 मिनट इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। 5-5 के पेयर पर बनाया गया था इसको, तो ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। और ऐसा प्रश्न जब तक प्रैक्टिस नहीं होगा तब तक संभव नहीं कि आपसे बनने वाला है। कौन सा प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आने वाला, 1 है, 8 है, 27 है, तो आगे क्या आएगा। तो यहाँ पर अगर क्लॉकवाइज अगर आपसे भी चलते हैं तो देखिए आपसे भी सबसे पहले कह सकते हैं कि 1 का आप क्यूब कीजिए। तो 1 का क्यूब कीजिएगा तो क्या होगा, 1 का क्यूब करेंगे तो 1 ही आएगा। अगर हम 2 का क्यूब करते हैं तो 2 का क्यूब करते हैं 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 आता है, ठीक है। उसी प्रकार से अगर हम 3 का क्यूब करते हैं तो 3 तिया 9 9 तिया 27 आता है जो कि दिया हुआ है। अब हम 4 का क्यूब करते हैं तो 4 चौके 16 और 16 चौके क्या हो जाएगा, 64 हो जाएगा। तो यहाँ 64 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, यानी कि क्यूब किया गया था। बात समझ गए आप सभी। अगला क्वेश्चन है कि चुने की कौन सी संख्या जोड़ी आगे आती है। तो यहाँ पर आगे आपको 2 स्थान खाली दिया हुआ है और यहाँ पर चुनना है। तो ध्यान दीजिएगा, बता रहे आपको डायरेक्ट कैसे बनाना है। देखिए एक सीरीज यहाँ से चलिए कि 2 से लेके 5 तक चलिए, तो कितनी संख्या यहाँ पर आपको देखने के लिए मिला, तो 3 संख्या बड़ा है। फिर यहाँ से आपको 8 पर चलना है तो 3 संख्या बड़ा है ना। उसी प्रकार से आगे चलेंगे तो यहाँ 3 संख्या बढ़ेगा, तो इसको छोड़ दीजिए पहले। अब ये सीरीज को फॉलो कीजिए आप सभी। 3 से आप 6 पे चलिए तो 3 बढ़ा, फिर आपको यहाँ पर चलना है कितना, 3 चलना है तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 9 आ जाएगा। तो यहाँ पर संख्या 9 आ जाएगा। अब ये आपका सीरीज कंप्लीट हो गया। अब यहाँ से लीजिए 4 वाला सीरीज आपका बच गया, तो 4 से 4 जाइएगा तो 0 बढ़ा। तो इसी प्रकार से 4 से 4 चलेंगे तो यहाँ पर भी 0 बढ़ना चाहिए, यानी कि 4 ही आना चाहिए। तो 9 और 4 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। थोड़ा सा यहाँ दिमाग लगाने का काम था। अगला है कैलेंडर से प्रश्न है कि यदि कल से पहले का दिन मंगलवार था तो शनिवार होगा किस दिन। तो यहाँ समझिएगा आप सभी। देखिए कल यानी कि बात किया जाए, पहले होगा आज, उसके बाद कल हो जाएगा और उसके बाद परसों होगा, यानी कि आज कल के बाद मंगलवार था, यानी कि इस दिन कौन सा बार था, मंगलवार था। याद रखिएगा आप सभी। तो शनिवार अब किस दिन आएगा, तो परसों को मंगलवार था, तो परसों मंगलवार था, तो कल कौन सा दिन था, तो आपका बुध था। आज कौन सा दिन है, तो आज आपका गुरुवार है और फिर कल क्या हो जाएगा, शुक्रवार हो जाएगा और परसों क्या हो जाएगा, शनिवार हो जाएगा। तो यानी कह सकते हैं कि ये हो जाएगा कल के बाद जो है आपका परसों जो होगा वो आपका शनिवार होगा। तो ऑप्शन में सी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। एक सवाल आपका मैथमेटिक्स कैलकुलेशन वाला दिया हुआ था, तो इसका राइट आंसर ध्यान दीजिएगा, ये आपका 27 हो जाएगा और इसको हम मैथमेटिक्स के साथ में कंप्लीट आपको करवा देंगे, ठीक है। तो यहाँ से आपका हिंदी, साइंस, सोशल साइंस प्लस में रीजनिंग कंप्लीट हो जाता है। अब आइए थोड़ा सा आपसे भी ये समझ लीजिए
कि देखिए इंग्लिश में क्या क्या प्रश्न पूछा गया था, ये सभी का लेक्चर अलग से आ जाएगा, तो वो देख लीजिएगा। पूरा हम चैप्टर आपको दिखा देते हैं, देख लीजिएगा कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था। ये हम नहीं पढ़ाने वाले हैं इंग्लिश और मैथमेटिक्स को, ये आपको दूसरा सर पढ़ा देगा, तो आप भी देख लीजिएगा, अलग से लेक्चर दोनों का आ जाएगा। तो मैथमेटिक्स का बड़ा पोर्शन होता है, क्योंकि उसमें सवाल अगर बनाएंगे तो एक ही क्लास कम से कम 2 से 3 घंटा का हो जाएगा सॉल्यूशन करवाने में, तो वो अलग से हम क्लास करवा देंगे। तो सिर्फ क्वेश्चन को देख लीजिए आप सभी, बाकी बात समझ लीजिएगा। उसके बाद आइए मैथमेटिक्स का समझा देते हैं आपको, देख लीजिएगा मैथमेटिक्स में क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया है। ज़्यादा कोई खास नहीं है, इजी वे में आराम से बना सकते हैं क्वेश्चन को, अगर आप सभी एडवांस मैथ को पढ़े हुए। देखिए यहाँ दशमलव से क्वेश्चन पूछा गया था कि ये दशमलव में कन्वर्ट करना था, रूट से क्वेश्चन है, यानी कि अपरमेय संख्या से क्वेश्चन पूछा गया है ना, देख सकते हैं आप सभी। व्युत्क्रमानुपाती से क्वेश्चन पूछा गया है, माध्य बहुलक से क्वेश्चन है आपका। उसके बाद देखिए समीकरण दिया हुआ था, द्विघात समीकरण से प्रश्न पूछा गया है। उसके बाद देख लीजिएगा यहाँ पर आप सभी कह सकते प्रॉफिट इन लॉस से क्वेश्चन है। उसके बाद चक्रवृद्धि ब्याज से भी क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, ब्याज से क्वेश्चन पूछा गया है। रेखीय समीकरण से क्वेश्चन दिया हुआ है, चतुर्भुज से क्वेश्चन है। उसके बाद समपूरक कोण से क्वेश्चन पूछा गया है। उसके बाद यहाँ पर देखिएगा तो भाजक संख्या से क्वेश्चन पूछा गया है। उसके बाद साइन थीटा कोस थीटा से क्वेश्चन है, यानी कि ट्रिगोमेट्री से है। तो ये आप देख लीजिए मैथमेटिक्स का ये आपका पोर्शन है, बिल्कुल कह सकते हैं कि बेसिक क्वेश्चन है, आराम से बना सकते हैं अगर आप थोड़ा सा एडवांस मैथ पर पकड़ पा लेते हैं। और उसके बाद अर्थमेटिक्स पर, अर्थमेटिक्स में ज़्यादा कोई बड़ा टॉपिक से क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, तो याद रखिएगा। तो यही पूरा आपका कह सकते हैं कि जो 2 तारीख को पेपर हुआ था, ये पूरा पेपर है आपको हम कंप्लीट करवा दिए हैं। जल्दी आपका मैथ का और उसके बाद जो है कि आपका इंग्लिश का क्लासेस हम दे देंगे, जो कि अलग अलग दोनों क्लास रहने वाला है, तो वो देख लीजिएगा आप सभी। हालांकि हम पूरा कोशिश किए कि पूरा पेपर आपको हम दिखा दें, ठीक है जी का। मैथ और उसके बाद जो है कि इंग्लिश का आंसर हम टेलीग्राम पे दे देंगे, तो उसको ज्वाइन कर लीजिएगा आप सभी और आंसर वहाँ से ले लीजिएगा। उसके बाद देख लीजिएगा आप सभी। तो चलिए मिलते हैं, जय हिंद, वंदे मातरम, ध्यान रखिएगा, पढ़ाई करते रहिएगा, जय हिंद।